सो फर्स्ट वी स्टार्ट सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई अस्पष्टता ना हो। जैसे हम कहें अगर सेट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, ठीक है, तो जब हम सेट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स कहते हैं तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सारे इंडियन स्टेट आ गए। जैसे अगर हम बोले बिहार तो बिहार भी इसमें आ गया, अगर हम बोले झारखंड तो हाँ झारखंड भी इसमें आ गया। तो ये जो सेट कहा है सेट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट, तो ये बहुत स्पष्ट बात कहा है, तो हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम बोले कि जमुई, क्या जमुई इस सेट का हिस्सा होगा? तो नहीं, क्यों? जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट है, वो स्टेट थोड़ी है। तो यानी सेट हम ऐसे चीज़ को कहते हैं जो कि कोई स्पष्ट बात कहे, जिसमें कोई अस्पष्टता ना हो, एम्बिग्विटी नहीं रहना चाहिए उसमें। जनरली हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे ए बी सी डी, और सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी डी, ऐसे। ये हो गए एलिमेंट्स और ये हो गया सेट। ऐसे हम दिखाते हैं किसी भी सेट या एलिमेंट को, उसके एलिमेंट को, ठीक है। सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अब ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि एक एलिमेंट है ए, जो कि एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए इज प्रेजेंट इन सेट ए, अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ए है बिलोंग्स टू ए। यानी अगर कोई एलिमेंट ए है वो किसी सेट ए में प्रेजेंट है तो हम उसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट है जो कि उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे मान के चलिए बी है जो कि इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे बी नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे सेट ए है और उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बस। अब जैसे अगर ये सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये कर्ली ब्रेसेस क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो है इक्विवेलेंट टू का, या इसको हम इक्विवेलेंट टू या आइडेंटिकल टू कहते हैं। आइडेंटिकल टू का ये साइन है जिसको अभी हमको इक्वल टू ही समझना है, क्योंकि अभी हमको इक्वल टू से ही काम चल जाएगा हमारा। तो हम जैसे ये लिखे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट ए है वो सेट ए से बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग करता है। बी, हाँ बी भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, जैसे बी एक एलिमेंट है तो वो इस सेट में, इसलिए वो बी बिलोंग्स टू ए। लेकिन वही हम पूछ दें ई, ई है इस सेट में, ए सेट में ई है नहीं है, तो ई नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, एफ नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। लेकिन डी बिलोंग्स टू ए है, सी बिलोंग्स टू ए है। तो ऐसे होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बहुत तरीके हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा रोस्टर या टेबुलर मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी एलिमेंट्स रहते हैं किसी भी सेट के, उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और इसी को हम रोस्टर या टेबुलर मेथड करते हैं। जैसे हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, हमने ऐसे कहा। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये हो गया, नहीं 13 पास लेस देन या 15 कर दो, ऐसा करो, ठीक है, हो गया। तो अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है, ये कर्ली ब्रेसेस हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लगाते हैं। प्लस अगर जैसे हम बोले कि 2 3 5 7 11 13, तो क्या 2 3 के बीच में नंबर होगा? नहीं। जब हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो जितने एलिमेंट है सिर्फ वही इसमें प्रेजेंट होंगे, ये नहीं कि हम 2 और 3 के बीच में जैसे 2.1 है वो भी मान लेंगे, नहीं। अगर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है तो सिर्फ जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उतना ही। जैसे हम यहाँ क्यों लिखे हैं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15, तो 15 से कम 2.1 भी तो है, लेकिन वो प्राइम नंबर है कि नहीं हमको नहीं पता, तो हम ये सिर्फ लिखे, यानी यही। अगर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ तो सिर्फ ये नहीं कि इसके बीच में। ये कंटिन्यूस सेट नहीं है, ये डिस्क्रीट सेट है, यानी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये पॉसिबल है, ठीक है।
और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे ये सेट है, ये इसके ही बराबर है, क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसके बीच का कुछ नहीं लेना है हमको, इसलिए हम इसको 2 3 5 7 11 है तो ऐसे लिख सकते हैं 13 5 7 2 3 11, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और उसके बाद हमारा है प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड। अब उसके बाद हमारा दूसरा है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड। इस मेथड में क्या होगा, जैसे करली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारा सेट का जो भी एलिमेंट होगा ये यहाँ लिखा है, उसके बाद हम एक लाइन भी लगा सकते हैं, या इसका एक और तरीका होता है, ये 2 डॉट भी हम दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई रहेगी, XYZ जो भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, या हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहेगा और इसमें भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद से हमको देखना है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे ये सेट बिल्डर मेथड हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे हमको दिया ये एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट है और ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी से क्या सेटिस्फाई हो रहा है, x² - 4 = 0 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू +-2 आएगा ना। तो यानी x का वैल्यू आया मेरा क्या, +-2, और x ये हमारा एलिमेंट भी था, तो यानी ये सेट क्या हो जाएगा, 2 और -2 ऐसा हो जाएगा। ये सेट का आंसर आएगा। इस तरह सॉल्व होता है कि ये जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो सॉल्यूशन निकला, और हमको देख लेना है कि वो एलिमेंट सही में यहाँ पे है कि नहीं। जैसे x है, यहाँ भी x है हमारा, तो ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये और ये सेम नहीं होगा। जैसे उस एग्जांपल में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और x इज ए प्राइम नंबर <10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी क्या करना चाह रहा है कि x एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम है, तो कौन कौन है, 2 3 5 7, ये है प्राइम नंबर। अब ये x की वैल्यूज़ हो गई, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये x की वैल्यूज़ हो गई, लेकिन हमारा जो सेट का एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 2x के फॉर्म में। यानी हमारा सेट क्या बनेगा, 2 2 4, 3 2 6, 5 2 10, 7 2 14। तो ये हमारा सेट बनेगा, ये हमारा रिजल्ट है, ये नहीं, ये सही है। ये जो आया हमारा, ये इस प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन आया, और फिर ये जो आया हमारा, ये क्या है, हमारा सेट आया, क्योंकि एलिमेंट 2x था, x नहीं। तो इस तरह बनेगा। ये सेट बिल्डर मेथड था, टेबल जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तीसरा तरीका का सेट का रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैंक ब्रेसेस से, यानी ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं होगा, खाली ब्रेसेस या तो फाई से, ये दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर <2, या हाँ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर <2, तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हम ऐसे कह दें कि मल्टीपल सेट ऑफ 3 <3, पॉजिटिव मल्टीपल भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5, या तो करली ब्रेसेस या तो 5। ये नहीं कि करली ब्रेसेस के अंदर 5 को देना, वो नहीं, वो फिर एलिमेंट हो गया। जैसे अगर हम ऐसा लिख दिए तो ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि नल सेट का मतलब क्या होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं है। अगर ब्रेसेस के अंदर हम 5 डाल दिए तो ये तो कुछ तो आ गया ना इसके अंदर, भले ही इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन करली ब्रेसेस सिर्फ हम क्या बोले, नल या वाइड सेट दिखाना है, तो या तो ये या तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ दिखा सकते हैं। अब ये नहीं कि ये कर दिए तो इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये नहीं है एम्प्टी सेट, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर कुछ है, ये एक एलिमेंट के रूप में आ गया। ऐसे ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे कर दिए तो ये एक एलिमेंट के रूप में आ गया। ठीक है, ये नहीं करना है, हमको इस तरह इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। जैसे हम बोलते हैं कि एक सेट ए है जिसमें
1 to 7 ये 3 एलिमेंट है। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट का नेम, ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए हो गया, तो एन इन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है 3, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे प्रोनाउंस वे से करते हैं। एन ए लिखे हैं 3 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जब दो सेट का हम तब इक्विवेलेंट करेंगे जब उनके कार्डिनल नंबर सेम हो। ये समझ गए, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर वेट हमने क्या कहा कि दो सेट को हम तब इक्विवेलेंट करेंगे जब उनके कार्डिनल नंबर सेम हो। जैसे एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 मान लो, एक सेट है बी, एक मिनट, ए बी एफ सी 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, इसका कितने 3, इसका कितने 4। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, सी के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। क्यों, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें 4 है। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, इक्विवेलेंट सेट हम उसको कहेंगे जिन सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर सेम हो, ठीक है। तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना 3, इसका कार्डिनल नंबर 3, ऐसा कर सकते हैं एन ए इक्वल टू 3 एन बी इक्वल टू 3, दैट्स वाई ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब 3 चीज़ है हमारे पास, एक है फाइनाइट सेट, एक है इनफाइनाइट सेट और एक है सिंगलटन सेट। ये सेट क्या है, जब जैसे फाइनाइट सेट का नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यानी हमको पता हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो कितने हम तो जानते हैं ए ई आई ओ यानी 5 है, ये फाइनाइट हम गिन सकते हैं इसको। लेकिन वही इनफाइनाइट सेट में क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। जैसे हम कहें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हमको पता है कि बहुत सारे नेचुरल नंबर की गिनती नहीं है, 1 2 3 4 डॉट 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 यानी बहुत है, ये इधर मतलब टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। सिंगलटन सेट क्या हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ एक हो, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, उसे हम सिंगलटन सेट करेंगे। जैसे इस सेट में सिर्फ 5 है, इस सेट में सिर्फ 0 है, ये कोई दूसरा सेट है जिसमें 5 है। हम बोले थे ना कि जैसे अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 लिखा हो रहा है तो ये एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा, तो यहीं एक एलिमेंट हुआ इसलिए सिंगलटन सेट में है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट हम कब कहेंगे, जब जैसे दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है, ठीक है। तो जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है। और क्या, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ऐसे ये तो अलग से बात हो गया है, लेकिन हमको यही बस याद रखना है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हो। तो कॉमन बात है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे ए है, इसमें 1 2 3, बी है 2 3 1, सेट तो सेम हम बोले थे कि इसमें ऑर्डर से नहीं मतलब है, अगर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। इसमें भी, इसमें ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, 1 2 3 1 2 3, हाँ है। बी के सारे एलिमेंट्स 2 3 1 2 3 1 ए में प्रेजेंट है, इसलिए ए और बी इक्वल सेट है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इक्वल टू बी या ए इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्वल सेट को, ठीक है। ये सेट का इक्वल सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद हमारा है सबसेट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी तक हमको लगा सबसेट है, क्योंकि सबसेट हमारा सब जगह काम आएगा। अगर बोले सबसेट, तो सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम सेट ए और बी का बात करते हैं, तो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वी कॉल एज, जैसे ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट हैं तो हम उसको ए को बी का सबसेट कहेंगे। जैसे ए में 1 2 3 था, बी में इतना चीज़ है, लेकिन देखो ए का जो भी चीज़ है वो बी में प्रेजेंट है कि नहीं, 1 2 3 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का रिप्रेजेंटेशन का साइन है, ऐसे हम इसको सबसेट करते हैं, हम इसका रिप्रेजेंटेशन है सबसेट का। लेकिन वहीं कहें हम, क्या बी ए का सबसेट है, नहीं, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है, मैंने से कहा है 7 का है, तो इसलिए बी ए का सबसेट नहीं होगा। और एक बात और कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। जैसे ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होगा, ये बात फिक्स है। उल्टा होता है,
ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होगा, अभी भी यहाँ पे भी, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम देखें तो ए जो है वो बी का सबसेट भी है, बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया। दूसरी बात हम क्या बोले थे कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है, ठीक है, यानी बी इज सुपरसेट ऑफ ए। उसी तरह अगर बी ए का सबसेट, जैसे ए बी का सबसेट था इसलिए बी ए का सुपरसेट हो गया, और बी ए का सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ए सुपरसेट ऑफ बी, उल्टा होता है बोले थे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी हम कह रहे हैं तो यानी क्या हुआ कि बी जो है वो सुपरसेट ऑफ ए होगा, और बी इज टू, मतलब बी अगर सबसेट है ए का तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी का सुपरसेट होगा। सुपरसेट को हम सबसेट का उल्टा बोल सकते हैं कि जैसे ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं हो, ऐसा बोल सकते हैं, तो उसको सुपरसेट कहेंगे। ये उतना दिमाग नहीं लगाना है हमको। अगर ए बी का सबसेट है ये हमको कंफर्म हो गया तो हम अब कह सकते हैं कि बी ए का सुपरसेट होगा, ठीक है। उसी तरह अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपरसेट हो गया। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। हम तो इतना से ही बोल सकते थे, ये बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हम बस ऐसे नॉलेज के लिए बोल दिए। अगर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट हम किसको कहेंगे? प्रॉपर सबसेट, बस सबसेट हम समझ गए ना, अब हम समझ जाएंगे इसको भी। सबसेट हम क्या कहते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं और ए और बी इक्वल सेट नहीं है तो हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। जैसे देखो प्रॉपर सबसेट को हम इस साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे सबसेट में ये नीचे लाइन पड़ता था, इसमें लाइन नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। ये हमको याद रखना, ये भी ज़रूरी है हमको कि प्रॉपर सबसेट हम कब कहेंगे, जब ए बी का सबसेट है और ए एन इक्वल टू बी है, यही याद रखना हमको। जैसे देखो सेट ए था, इसमें 1 और 2 था, सेट बी था 1 2 3 था, जैसे इसमें वो ए तो बी का सबसेट है कि नहीं, हमको पहले ये बताओ। अभी पहले हम पढ़े तो ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, ठीक है। और ए और बी इक्वल है कि नहीं, या ऐसा देख लो कि ए जब बी का सबसेट है तो बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो हो, एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट उसके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सब प्रॉपर सबसेट भी है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ देखो ये एग्जांपल क्या है कि ए सेट है जिसमें 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है, और बी सेट में भी 1 और 2 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट तो है, लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ये इसका कहानी। कुछ और बात, जैसे हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये बात हमको याद रखना है। जैसे ए जो है सेट ए वो खुद का सबसेट होगा, फिर एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट हो, यह भी हम बताएंगे। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उसके सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power n। सब बताते हैं अभी हम। पहला क्या बोला हमने कि किसी कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा, कैसे? जैसे एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। अगर 1 2 3 एलिमेंट्स है इसमें, तो हम कह सकते हैं कि A खुद का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होने चाहिए, तो A के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है कि नहीं? तो ऐसा मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। दूसरा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। तो एम्प्टी सेट में तो क्या हुआ, कुछ नहीं, फाई। तो इस सेट में कुछ नहीं है कि नहीं? मैथमेटिकली 1 2 3 तो है, लेकिन इसमें कुछ नहीं भी है, जैसे फाई इसमें इन्वॉल्व है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई भी सेट में फाई रहता ही रहता है, एम्प्टी सेट रहता ही रहता है किसी भी सेट में। जैसे हम पूछें
तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं तो होगा ही, है ना, कुछ नहीं तो होगा ही, भले कुछ ना रहे लेकिन कुछ नहीं तो तुम्हारे पास है ना। तो वही यहाँ पे है कि अगर सेट ए में 1 2 3 है तो उसके साथ 5 भी है, भले हमें नहीं दिख रहा है, तो इसलिए एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अगर किसी सेट में जैसे यही था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी इसमें इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3, यानी इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो इसका कितना सबसेट बनेगा, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 सबसेट इसका बनेगा। अब इसको आगे हम देखते हैं कैसे। तो देखो जैसे हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें के एलिमेंट्स है 1 to 8, ठीक है, 1 to 8 हमारे पास एलिमेंट है उस सेट के अंदर है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अभी हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ, 2 to the power n यानी 2 to the power 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, इसलिए यहाँ 2 to the power 3 हुआ, यानी 8 सबसेट इस सेट के बन सकते हैं। 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो हर सेट का सबसेट है, इसलिए सबसे पहले हम एम्प्टी सेट को लिखते हैं। उसके बाद हम एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, फिर तीन तीन एलिमेंट का जोड़ा बना के इस तरह साथ लिखेंगे। जैसे 1, तो 1 इसका सबसेट है कि नहीं है, क्योंकि 1 इसे भी इसके अंदर है। हम क्या बोले थे सबसेट क्या करेंगे, ये प्रेजेंट है कि नहीं उसके अंदर है, 2 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है, 2 8 प्रेजेंट है, 1 8 प्रेजेंट है। और लास्ट हमने क्या कहा था कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए हमने 1 to 8 को भी इसमें शामिल किया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास सबसेट है। तो इस तरह सबसेट बनता है। पहले हम एक एक को लिखेंगे, पहले सबसे पहले नल सेट, एम्प्टी सेट, उसके बाद हम एक एक एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इनका जोड़ा बना के 2 8 1 8 हो गया। उसके बाद एक पूरा सेट को यहाँ लिखाएगा, जितना बड़ा सेट रहेगा उस हिसाब से बनेगा। यहाँ जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा तो वो तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। बस इतना ही था, और तो कुछ बताने का नहीं है। जैसे और इसको अगर हम अच्छा से बताएं तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम कहे थे कि ए बी का सबसेट कब है, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि ये जो है ये 1 ये इसका सबसेट है, यानी ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। उसी तरह 2 इसका सबसेट है, तो 2 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, 8 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। उसी तरह 1 और 2 ये इसका सबसेट है, तो ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर और अच्छे से समझना है तो जैसे इसको हम मान लेते हैं सेट बी, हमने सेट बी मान लिया 1:2 को, मतलब 1,2 को। तो सेट बी इसका सबसेट है कि नहीं है। हम ऐसे भी बोलते हैं जैसे अभी पिछले देखा कि इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ए इस सबसेट ऑफ बी। तो उसी तरह ये भी सबसेट हुआ इसका, उसी तरह ये, उसी तरह ये, ठीक है। इतना से समझ में आ गया होगा। अब है इंटरवल। तो इंटरवल कुछ नहीं है, इंटरवल को अगर हमको याद रखना है तो ये एक कॉन्टिन्यूस सेट है, और क्या, ये रियल नंबर का सबसेट होता है। बस सुनना है इसको, अभी दिमाग नहीं लगाना रियल नंबर का सबसेट क्या होता है, बस याद रखना है कि इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे से। इंटरवल जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरवल के 3 टाइप होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल जब कहते हैं तो हमने बोला अभी क्या कि सबसेट ऑफ रियल नंबर, नहीं छोड़ो उसको छटाओ। जैसे हमने कहा ए, देखो यानी ए से बी के सारे एलिमेंट्स इस इंटरवल में आ रहे हैं, ए से बी, लेकिन ए और बी नहीं आ रहे, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इसको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन ये हमको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो फील्ड सर्कल नहीं है, ये खाली सर्कल है, और यहाँ फील्ड है ना, भरा हुआ है, ये खाली है, इसका मतलब ये ओपन है। यानी ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स इस में आएंगे, लेकिन ए और बी नहीं आएगा। क्लोज में क्या होगा, ये देखो, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट। जब क्लोज ब्रैकेट लगता है यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स तो हैं, ए और बी खुद भी है उसमें, ठीक है, इसलिए फील्ड है इसमें। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होगा, जैसे हमने लगाया ए पे क्लोज और ए पे ओपन, बी पे क्लोज। तो इसका मतलब पहले हम इसको देखते हैं, ए पे क्या है, ओपन है, बी पे क्लोज है। तो ए पे ओपन, बी पे क्लोज। क्लोज मतलब बूंदा फुल हो गया, इसका मतलब क्लोज का ये याद रखना है कि बूंदा फुल यानी क्लोज, अब बंद हो गया ये। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ए और बी के सारे, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स, और बी भी, ए नहीं बी भी। उसी तरह जब हम ऐसा कर रहे हैं, यानी क्या, ए को शामिल कर रहे हैं बी को छोड़ के, ए और बी के सारे, और फिर ए को भी शामिल कर ले रहे हैं। तो ए को भी शामिल कर लिया फील्ड करके, बी में फील्ड नहीं है, ए और बी के सारे, लेकिन उसमें ए भी शामिल है, बी शामिल नहीं है। देख लो ऐसे,
ठीक है, समझ गए कि ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स ए फील्ड में, यानी ए भी इन्वॉल्व है पर बी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात इन्फिनिटी के बारे में। अगर हम नंबर लाइन में इन्फिनिटी हमको शो ऐसे करना नहीं होता, लेकिन हम अपने थोड़ा सा आराम के लिए हम शो करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ओपन ही हमेशा हमको ओपन इंटरवल ही हमको या ओपन ब्रैकेट ही हमको इन्फिनिटी के साथ यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ किए, यहाँ किए, यहाँ किए, यहाँ किए, ओपन ब्रैकेट ही लगा। इन्फिनिटी के साथ और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इनमें ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये नोशंस हैं, मैथमेटिकल नोशंस, लेकिन ये कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके साथ ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज नहीं लगाएंगे, याद रखना है इसको। अब दूसरी बात कि हम जब भी इंटरवल में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमको हमेशा इंटरवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे 5 से माइनस इन्फिनिटी, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से 5 तक आएगा, ये सही है। इन्फिनिटी से 2, ये भी गलत है। 2 से इन्फिनिटी सही है, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल को लिखना है। और एक चीज़ होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे हमको किसी लेंथ ऑफ इंटरवल ये याद रखना है, क्योंकि ऐसे तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है काम आ जाए। लेंथ ऑफ इंटरवल जैसे बोला तो हमको क्या करना है, जैसे 2 इंटरवल है, ए और बी, ये इंटरवल है या ये इंटरवल है, तो इस इंटरवल का हमको लेंथ पूछेगा तो हमको ये बड़े वाले में से छोटे वाला को माइनस कर देना है, बी माइनस ए, यही हो गया इसका लेंथ ऑफ इंटरवल। इसका भी वही हो जाएगा, बी माइनस ए, ये लेंथ ऑफ इंटरवल। याद रखना, सर लिखवाए थे इसलिए बता दिए। अब देखो नया चीज़ है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसे हम सेट ए का पावर सेट निकालना चाह रहे हैं। तो सेट ए के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट पावर सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं और अच्छा समझ में आएगा। जैसे सेट ए है 1 और 2, तो हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के 2 टू द पावर n करना है, 2 टू द पावर n। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए? 2 टू द पावर 2 यानी 4। तो हमने सबसेट्स बना लिए, ये और 1 मिनट आ रहा है कि नहीं, 1 और 2 नहीं आ रहा है, 1 मिनट स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, 1 मिनट देख लो। जैसे 1 और 2 भी है इसमें, ठीक है, बस नहीं इसको आगे नहीं कर सकते हैं 1 और, या तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे 1 और 2 ये है। ठीक है, 4 इसके सबसेट हमने लिख दिए। तो जो पावर सेट ऑफ ए होगा इसको ऐसे पढ़ना है, पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये चारों जो सबसेट थे वो इसमें एलिमेंट के रूप में आ जाएंगे। देखो एलिमेंट के रूप में आ गया ना, ये और ये आ गया। तो अब हमको अगर बोलेगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो क्या करेंगे हमको कुछ नया फॉर्मूला नहीं लगाना है। बस देखो हमने क्या किया है, जब हम निकालते थे, जैसे इसमें हमने कैसे निकाला नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 के पावर 2 किया तो 4 सबसेट इसके बन गए। अब ये चारों सबसेट इसके एलिमेंट बन गए, तो अब हमको ये क्या बन गया, हमारे लिए एक नया सेट बन गया। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन दिस सेट, बस इसका नाम बदल के पावर सेट हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट्स वही 2 टू द पावर n, इसमें कितने हैं एलिमेंट 4, तो 2 टू द पावर 4 कर दिए, 16। इसका 16 सबसेट होगा। कैसे होगा वो भी हम बता सकते हैं। पहले 5 होगा, सबसे पहले 5, उसके बाद ये इस ब्रैकेट के ऊपर एक ब्रैकेट 2, फिर इसके ऊपर 3, फिर इसके ऊपर 4, फिर इसके ऊपर 5, फिर ये दोनों 6, फिर ये दोनों 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10, 11, 12, 1 मिनट, 13, 14, 15 और एक कहीं छूट गया हो, 16 हो जाएगा। 15 तो ऐसे ही गिना दिए, 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी तरह 16 होगा ऐसे बात। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो हम लिख देते हैं करके, सब हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। 15 जब गिना तो 16 कहीं एक छूट गया होगा, इधर उधर करने, ये हमको याद रख लेना है। सारी नोट्स की बातें हमने उतार ली है, फिर से समझाते हैं हम इसको आपको अच्छा से कि जैसे सेट ए है,
3 7 11, जैसे एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है। हमको यहाँ पे सबसे याद रखना है, इसको ध्यान से सुनो, कि आपको सबसेट और बिलोंग्स टू में अंतर याद पता रहना चाहिए, नहीं तो हम गड़बड़ कर देंगे। जैसे हमने लिखा कि सेट ए में, ये दोनों अलग अलग है, पहले इसको समझ लो फिर उधर समझेंगे हम। तो जैसे सेट ए में एलिमेंट है 3 7 11, तो अगर हम कहेंगे 3 बिलोंग्स टू ए तो ये सही है। क्यों? क्योंकि हमने बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट के लिए लगेगा, ये बात याद रखना, बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट के लिए। लेकिन हम जब प्रॉपर सबसेट या सबसेट कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाहर में करली ब्रेसेस रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम जितने सबसेट लिखे हमने करली ब्रेसेस लगाया था कि नहीं। अगर हम इसको खुला लिखते हैं तो ये एलिमेंट बन जाता है, ये सबसेट नहीं रहता है। अगर सबसेट लिखने का ही वही तरीका है कि इसको बाहर करली ब्रेसेस रहना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3 बिलोंग्स टू ए, यानी 3 जो है वो ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है 3, हाँ है। 3 प्रॉपर सबसेट है ए का, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर सबसेट रहता है इसके बाहर में कर्ली ब्रेसेस जरूर रहता है, नहीं है तो ये नहीं है। कर्ली ब्रेसेस लगा 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, हाँ है, ये है कि नहीं? देखो मतलब ये सेट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए प्रॉपर सबसेट हुआ। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी, 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसलिए हुआ। अगर हम सबसेट भी लिख सकते हैं तो प्रॉपर सबसेट हम लिखे तो उसमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एक है तो उसमें 3 है, हो जाएगा आराम से। लेकिन वही हम बोले ये 3 लगा दिया, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि एलिमेंट कभी भी एलिमेंट जैसा इसके अंदर वैसा लिखाएगा, ये याद रखना, जैसा इसके अंदर है। ये नहीं कि फिर ये बाहर के ब्रेसेस सबसे बाहर के जो ब्रेसेस उनको हटा दो, जैसा है वो एलिमेंट बचे, तो ये है नहीं। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लिखा है इसलिए ये सही है, ऐसे बिलोंग्स टू लिखा हो तो ये गलत रहता। अब इधर आओ, जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ इसके अंदर भी कर्ली ब्रेसेस है, ये बात हमको याद रखना है। 1 5 को नहीं भी लिखता तो भी चलता। 3 बिलोंग्स टू ए, तो 3 जैसा एलिमेंट था वैसे ही लिखा, सही है। फिर ये बिलोंग्स टू ए, तो ये जैसा लिखा हुआ वैसा यहाँ है। ये ब्रेसेस मान के चलो, जैसे हम ये बाहर वाले हटा दें, लो हटा ही दिए, सबसे बाहर वाला ब्रेसेस हटा दिए, तो ये क्या बचा? ये अब जो बचा एलिमेंट बचा, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, हाँ सही है, ये एलिमेंट है ना, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये भी सही है। लेकिन वही अब कहे बिलोंग्स टू ए, तो ये तो अब फिर हम हटा देंगे तो 3 ही सिर्फ एलिमेंट बचेगा ब्रेसेस, अगर हटा दे तो ये कैसे हो? ये गलत सही में। अब हमने बोला ऐसे बिलोंग्स टू ए, तो हाँ, क्योंकि जब हम ये सबसे प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं या सबसेट बोल रहे हैं तो यानी इसके बाहर एलिमेंट के बाहर ब्रेसेस जरूर लगेगा, क्योंकि वो सेट ना बन रहा है। सेट को हम क्या बोले थे कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। देखो जैसे अगर हम बोलते हैं, अभी हम आपको पीछे बताए ना सबसेट कैसे, इसका सबसेट हम कैसे लिखते हैं, 3 7 11 का सबसेट हम कैसे लिखेंगे? पहले हम 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? जैसे हमने लिखा कि 3 एक सबसेट इसका, जैसे मान लीजिए एक सबसेट इसका 3 लिखे हम, तो हम इसके बारे में सब ये लगाते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये अब एक सेट बन गया, मान के चलो ये सेट बी बन गया, अनुमान से बता रहे हैं, ये सेट बी बन गया, इसको हम सेट बी मान लिए, तो बी ए का सबसेट है ना, तो ये एक सेट बना है, इसलिए हम इसके बाहर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। उसी तरह यहाँ ये जब यहाँ कर्ली ब्रेसेस एलिमेंट के ऊपर जब हम कर्ली ब्रेसेस लगा दी, याद समझ जाना कि वो सबसेट बन गया है। तो वहाँ पे जैसे ये एलिमेंट 3 था, इसके बाहर हम सबसेट लगाए, यानी कर्ली ब्रेसेस लगाए, ये एक सेट बन गया। तो सेट ये बिलोंग्स टू नहीं हो सकता है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू होगा, ये गलत है। ये हाँ ये सही है, क्यों? क्योंकि ये सबसेट ही है। अब देखो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या था? एलिमेंट था, ये देखो ये एलिमेंट है कि नहीं? एलिमेंट के बाहर हमने लगाया कर्ली ब्रेसेस, यानी अब ये सबसेट बन गया, तो सबसेट है, हाँ इसका सबसेट है तो सही है। लेकिन ये बिलोंग्स टू नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट सिर्फ ये है, ये सिर्फ अगर रहता तो ये सही होता, लेकिन इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको सबसेट बना दिया, तो सबसेट बिलोंग्स टू नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत है। मेरे पास है यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनता है सब बताएंगे। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि उसके कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ होना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब उसके पास सब है, जैसे हमारे पास कुछ उसके पास हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए गिवन, तो हम यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं। जैसे हमने बताया कि सेट ए है 1 और 2, सेट बी है 3 4 5, सेट सी है 5 6 7 8, ठीक है। अब हमको कोई बोल दे इन तीनों का, हमको बता इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाएगा, इसको मिटाओ या तो यही लिख देते, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, हम जानते
ऐसे देखो, अगर यूनियन हमारा यूनियन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो यूनियन भी ऐसे ही दर्शाता है। अगर यूनियन हम कहीं पे लिखे हुए हैं तो हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे दर्शा देंगे कि हमारा कन्फ्यूज़न नहीं हो, थोड़ा सा इसको ऊपर लगा देंगे, नहीं तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 5 5 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, हम सेट में रिपीट नहीं करते कोई भी एलिमेंट। 6 7 8, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी इसके कॉन्टेक्स्ट में इसके अंदर सब चीज़ होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होते हैं ये पूरे कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल और सर्कल के हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशन को दर्शाएंगे। अभी हम आगे और समझेंगे वेन डायग्राम, जब हम आएंगे यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, तो और अच्छे से समझेंगे। देखो अब हम सबसे पहला सेट्स पे ऑपरेशंस में आ रहे हैं जो कि हमारे हमेशा काम देगा। यूनियन, यूनियन हम तब लिखेंगे, देखो हम सिंपल सीधा अगर बता दें तो जैसे ए और बी का यूनियन बोला है तो ये दोनों में जितना चीज़ें सब लिख दो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट, इसी को यूनियन कहते हैं। सिंपल हम बता रहे हैं अपना भाषा में, बाकी देख लो डेफिनेशन, सेट ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी देन ए यूनियन बी। हम सिंपल बता दे रहे हैं, जैसे सेट ए 1 to 7 था, इसमें 1 3 11 13 था, यानी ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, ये ऐसा यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जो कि या तो ए में है या तो बी में है। जैसे दोनों में होना चाहिए तो वो एक ही बार लिखाएगा, जैसे 1 1 दोनों में प्रेजेंट था तो हमने एक ही बार लिखा, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सेट्स में ऐसे भी रिपीटिशन नहीं होता है। तो जब हम लिखे तो ये दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब क्या हुआ, जोड़। हम जानते हैं यूनियन का मतलब क्या हुआ, जोड़ा। तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया, रिपीट वाले को हटा दिया, तो जोड़ो 1 to 7 प्लस 1 3 11 13, तो 1 1 एक बार लिखाया, 2 लिखाया, 7 लिखाया, 3 लिखाया, 11 लिखाया, 13 लिखाया, तो ये जोड़, ये दोनों को जोड़ के ये सेट बन गया। ऐसा यूनियन। यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे दिखाता है, देखो जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया, तो ए सेट 1 to 7, तो देखो वेन डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, तो जब भी वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये सर्कल को छोड़ के जितना इलाका है, यानी ये पूरा ही समझो, ये पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, इसलिए हम यू लिखे हैं, डिजाइन कर दिए क्योंकि यूनियन ही दिखा रहे थे तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा इसके ऊपर यू ऐसे कर दिए। सेट ए में क्या कहता है 1 to 7, देखो जैसे हम अभी बी को भूल जाओ, अगर मान के चलो हमने बी को झाँप दिया तो हमारे पास क्या दिख रहा है, इस गोले को, अगर हम इस गोले को हम झाँप दिए, ये गोला हटा दो तो क्या बचा, इस गोले के अंदर क्या है 1 2 7 है, 1 2 7 हम लिख दिए। बी गोले के अंदर क्या 1 3 11 13, अब ए गोले को हटा दो, बी गोले के अंदर क्या है, देखो ये गोला के अंदर 1 11 3 13 है। तो हम जब ए यूनियन बी लिखते हैं तो वेन डायग्राम के अनुसार क्या होता है कि ये पूरा इलाका आना चाहिए, ये पूरा इलाका, पूरा सब, ये पूरा, जब हम ये बोलते हैं ये वाला इलाका तो हम क्या बोलते हैं, ये इस पूरे इलाका, ऐसे नहीं लिखा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इस पूरे इलाका को हम क्या कहेंगे, सब चीज़ इन्वॉल्व है, ये पूरा, तो हम इसको ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि ये दोनों के बीच जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या, सिर्फ ये होगा, अभी बताएंगे, वो कंफ्यूजन है। तो ए और बी जब हम लिखते हैं तो वेन डायग्राम से पूरा, ये पूरा ए यूनियन बी है। आगे देखो इंटरसेक्शन आएगा। एक और बढ़िया एग्जांपल है, देख लो यूनियन का, जैसे एक सेट है 1 to 7 और एक बी सेट है जिसका एलिमेंट है 3 10 11, लिख दिए। अब इसका यूनियन लेना है तो कैसे लेंगे, तो हम क्या बोले, उस सेट को ये पूरा आएगा, ये सेट भी पूरा आएगा, तो ए यूनियन बी क्या लिखा जाएगा 1 2 7 3 10 11, ये इसका यूनियन हो गया, ये पूरा आएगा, दोनों सेट का पूरा इलाका। ठीक है, देखो अब कुछ लॉज है हमारे पास, देखो अब हमारे पास कुछ लॉज है सेट्स के, यूनियन के कुछ लॉज हैं। जैसे अगर हम बोल रहे ए यूनियन बी है तो उसको हम बी यूनियन ए भी बोल सकते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे। जैसे हम बोल दिए कि ए और बी का यूनियन लिए तो उसमें सारे एलिमेंट्स लिखा गया, तो वो बी यूनियन ए भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। जब ए यूनियन बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर लिखते हैं तो वो भी बराबर है, और ये लास्ट में ऐसे ही हो जाता है, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, होल यूनियन सी, उसको वो बराबर है किसके, ए यूनियन होल बी यूनियन सी के, और ये किसके बराबर है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इस पूरा बराबर ही है। उसी तरह ए यूनियन ए, यानी सेट ए और सेट ए के सारे एलिमेंट, तो क्या होगा, सेट ए ही ना आएगा, दोनों का एलिमेंट्स को जोड़ेगा तो भी तो दोनों जब सेट ही सेम है तो ए ही ना आएगा। जैसे मान के चलो सेट ए सेट ए में है एलिमेंट 1 2 3, और बोलेगा 1 2 3 सेट ऑफ ए का, तो वो दोनों को जोड़ो, जैसे सेट ए में 1 2 3 और वही सेट में 1 2 3 है, तो वो दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन
1 2 3 ही होगा ना, तो सेट ए ही आएगा। और ए और फाइव मतलब ए और कुछ नहीं में जोड़ो, ए और कुछ नहीं को जोड़ो तो ए आएगा, तो ए लिखे। ए और सब कुछ जोड़ दिए तो क्या होगा, सब कुछ आएगा ना। जैसे मान के चलो 1 गिलास पानी और 1 चम्मच पानी, दोनों को जोड़ दिए तो भी तो 1 गिलास पानी तो है ना। उसी तरह 1 गिलास का यूनिवर्सल सेट ए क्या हो गया, चम्मच, तो उसमें जब जोड़े तो वो 1 गिलास तो भर रहा है ना, तो वो यूनिवर्सल सेट उसी तरह। ठीक है, देखो अब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसको हम कहेंगे कि जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन देखो इस तरह दिखाते हैं। यूनियन हमने बताया कि यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, इस तरह ये यूनियन यू, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये है। देखो इंटरसेक्शन को उल्टा यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाषा में अगर कहें हम अपना भाषा में कि इंटरसेक्शन क्या है, तो जैसे 2 सेट का इंटरसेक्शन लेना है, ये दोनों में कॉमन क्या है वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे 1 2 7 11 और इसमें इतना चीज़ है, तो कॉमन क्या है, जैसे देखो इसमें 2 और 2 दोनों में है, और क्या है 11 और 11 दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 2 और 11, बाकी चीज़ कॉमन है। इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये जो 2 और 11 रहेगा वो यहाँ पे बीच में रहेगा, 2 और 11, और बाकी जो बचा यहाँ जैसे 1 लिख दो 7 लिख दो सेट ए में। बी में क्या हो जाएगा -1 3 5 55। ठीक है, ये लिख दिए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट जो दोनों को कॉमन में, देखो ये दोनों गोला के अंदर है नहीं ये वाला, तो ये पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, हम पढ़ते हैं, अगर पढ़ लेते साथ ही साथ कि इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर मान के चलो जैसे 2 ऐसे ऐसे सेट हैं और ऐसे अगर बोल दे जैसे ये सेट ए है ये सेट बी है, इसमें बोल दे इंटरसेक्शन, तो पहली बात तो कुछ हम बी के साफ साफ देख के बता रहे हैं कि कुछ इसमें कॉमन है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा फाइव, कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं। अगर कॉमन पार्ट रहता तो ये कहीं ना कहीं जुटा हुआ रहता ना, है ही नहीं जुटा हुआ, तो कैसे हम बोल दें, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसके रूल्स हम बता देते हैं, जो रूल्स है। सबसे पहला ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन ए बराबर बात है। ए और बी में जो कॉमन है वो बी और ए में भी तो कॉमन होगा, सेम बात है, ये सुन के भी ऐसे लग रहा है। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसी तरह ए इंटरसेक्शन, सब समझाएंगे, एक मिनट लिख ले दो पहले। ए इंटरसेक्शन ए हो गया, ए यूनियन ये वाला बात में समझाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख देते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए सी। देखो ये हम कैसे किए, ए और बी में जो कॉमन है वो बी और ए में भी कॉमन है, ये हम समझ गए। ये भी समझ जाओ, ये जैसे बी और सी में जो कॉमन है, ठीक है, फिर ए के साथ उसका कॉमन, ठीक है, तो वो इसको ये प्रॉपर्टी याद रख लो। ये याद रखने में क्या है कि ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन का भी बराबर होता है। अब ए और ए में क्या कॉमन होगा, ए ही कॉमन होगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे साइन सेम था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर साइन पलट जाए, जैसे यहाँ यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन, तो कैसे करेंगे, तो इसको बहुत इजी ट्रिक हम बता दे रहे हैं, याद रखना। जैसे ये ए यूनियन हमको याद रखना है, ए यूनियन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको एक एक करके अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई करो। जैसे मतलब लिखते जाओ, एक ए यूनियन है, इसको बी के साथ एक बार लिख दी, क्या लिखा है, ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन को एक बार सी के साथ लिख दी, क्या लिखा गया, ए यूनियन सी। अब ये जो अंदर में साइन है इसको यहाँ बीच में लगा दो, बस सिंपल इतना ही। नीचे वाला में देखो एक बार और, ए इंटरसेक्शन इस बार लिखा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन को हम किसके साथ लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, गलत लिखा गया, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लिखे, यहाँ भी लिख दिए। उसी तरह ए इंटरसेक्शन एक बार सी के साथ ले लो, ले लिए। अब बीच वाला जो ये है वो यहाँ चल जाएगा बीच में, ये बीच वाला तो बीच में ही चल जाएगा, यूनियन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। बहुत इजी है, ये बाहर वाले को एक एक करके अंदर से मल्टीप्लाई करो, ये जो इसके अंदर है बीच में चल जाएगा, फिर ये दोनों को निकाल लो, फिर इसका यूनियन ले लो, खत्म किया, ठीक है, ये सिंपल है। अब जैसे इंटरसेक्शन का दो और प्रॉपर्टी है कि ए और कुछ नहीं में कॉमन पार्ट क्या है, तो मान के चलो किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो ये दोनों कॉमन क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो दोनों पास होगा ना
जैसे मेरे पास 5 रुपये है, मेरे दोस्त के पास कुछ नहीं है, तो हम दोनों के पास कॉमन कितने रुपए है? कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं भी है, 5 रुपया भी है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हम कुछ नहीं, मेरे पास कुछ है तो भी कुछ नहीं मेरे पास है, ठीक है। तो उसी तरह ए और कुछ नहीं का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, ए और सब कुछ का इंटरसेक्शन ए होगा। जैसे मेरे पास 5 करोड़ है और मेरे दोस्त के पास 500 रुपया है, तो हम दोनों के पास कॉमन कितना रुपया है? 500, है ना। तो उसी तरह वो 5 करोड़ यूनिवर्सल सेट हो गया, 500 सेट ए हो गया, तो ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन ए सेट हो गया। अब दूसरा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जैसे सेट ए है 1 2 7 9, सेट बी है -1 1 2 3 4 11। तो हम जब ए माइनस, देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस का साइन यहाँ लगता है, यानी ए सेट ए में बी के सारे एलिमेंट्स को घटा दो। 1 2 7 9 है, अगर बी में इसका कुछ एलिमेंट जैसे 1 और 2 दोनों में कॉमन है, तो सेट ए से बी के सारे एलिमेंट्स घटा दो। तो हमने घटा दिए, 1 2 इसमें भी था तो हमने इसमें वो घटा दिए, तो 7 और 9 बचा, लिख दिए। अब बी माइनस ए जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सेट से ए सेट के सारे एलिमेंट हटा दो। तो सेट बी में सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 और 2 हैं, तो हटा दो। जो बचा क्या क्या बचा हुआ? -1 3 4 11 बच गया, तो ये हो गया, ये है। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो हमने a माइनस बी और b माइनस ए को लिख दिया है, यानी a और b में a माइनस बी जब हम लिख रहे हैं तो ये देखो b का पूरा गोला इसमें हट जाना चाहिए, यानी सेट a में b का कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये कॉमन पार्ट भी नहीं आना चाहिए, b का कुछ नहीं, यानी पूरा b का गोला हटा दो। तो जो बचा, देखो इतना ही पार्ट बचा, तो ये a माइनस बी हो गया। अब b माइनस ए जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? b से a के सारे चीज़ें हटा दो, पूरा a का गोला ही हटा दो, ये कॉमन पार्ट पूरा a का, जैसे हम a का गोला मिटाते हैं तो क्या हमारे पास बचेगा? ये भी हटेगा ना, क्यों? क्योंकि ये भी a में था, ये a का पूरा गोला जो था, ये जैसे मान चलिए ये पूरा गोला था, तो जब मिटाएंगे तो ये पूरा ना मिटा देंगे, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में, तो ये भी मिटेगा ना, इसलिए हम ये मिटाए, इसलिए ये भी हो गया, ठीक है। देखो कुछ और चीज़ है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सुन लो इसको। जैसे हमने कहा कि सेट ए और बी है, इसका यूनियन लिखो, तो ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन हम एक बताते रहे हैं। हम यूनियन क्या बोले थे कि सेट ए और बी पूरा, यूनियन का मतलब क्या हो? सेट और ए और बी के पूरा रीजन। तो जब हम अभी हम पढ़े कि ये वाला रीजन, देखो ये हम ऐसे लाइन से, ये ऐसे लाइन है, देखो दो अलग अलग तरीका का लाइन है, इसमें ध्यान दो। तो ये जो ऐसे वाला लाइन है, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं। ये इतना पार्ट, ये क्या है? ए माइनस बी है। फिर ये इतना पार्ट क्या है? बी माइनस ए है। तो जब हम बोलेंगे कि ए और बी का यूनियन, तो हम पूरा बोल रहे हैं ना, ए और बी में पूरा रीजन आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या, पूरा रीजन में क्या क्या आ रहा है? ए माइनस बी भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है, बी माइनस ए भी आ रहा है। तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, यूनियन तीनों को जोड़ दिए, ये याद रखना है। देखो एक नया चीज़ है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम ये ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लिखना है तो ए ट्राइंगल बी, इसका मतलब सिंपल है कि देखो वेन डायग्राम से ही अगर समझना हो तो समझ सकते हैं कि अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, बस वो दोनों का कॉमन हटा दो। देखो बीच वाला रीजन नहीं ना हम रंगे हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉमन पार्ट हटा दो, बाकी सब चीज़ होगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे ए है इसमें 1 और 2 और 3 भी मान लो है, बी के पास 2 3 2 4 5 है, ठीक है। तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 3 और 4 5, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट है इसको हटा देना है, एक बार भी नहीं लिखना है इसको, जब सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे यानी उसको हटा ही देना है। देख लो वेन डायग्राम सबको याद रखना है, ये बीच वाला हमने रंग नहीं रंगा है, इसलिए 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, बस जो कॉमन पार्ट है वो हट गया, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद अब जो है एक कॉम्प्लीमेंट बचा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और उसके बाद हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो चीज़ें बहुत सिंपल फटाक से बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ फट से कूदेंगे। अब देखो उसके बाद है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, सिंपल मेरी भाषा में समझो तो अगर हमको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट को छोड़ के जितना बचा सब लिख दो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
सेट ए में जितना भी चाहिए उसको छोड़ो, बाकी जो बचा उसको लिख दो, वही उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट है, मान के चलो 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट बता रहे हैं, और सेट ए है 1 2। तो अगर हमको बोला ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये सेट ए था और ये यूनिवर्सल सेट था। तो जब हमसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा, यानी ए को छोड़ के सब कुछ, तो ए को छोड़ दिए, बाकी क्या बचा 3 4 5, ये 3 4 5 इसमें आ जाएगा, यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसके कुछ लॉज है, देख लो कि जैसे ये तो ये ही होगा। फिर डी मोर्गन लॉ एक कहते हैं हम, तो जैसे ए यूनियन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉमा भी दे सकते हैं, बार भी दे सकते हैं, या सी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, ठीक है। देखो जैसे ए को छोड़ के, इसका मतलब पहले क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़ के सब कुछ, और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट, यानी जैसे देखो यहाँ पहले ए कॉम्प्लीमेंट बोला, यानी ए को छोड़ के सब कुछ, ये पूरा रीजन आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये पूरे रीजन का कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा रीजन को छोड़ के तो क्या बचा ए, तो इसलिए ए होगा। ठीक है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट बोला है तो देखो क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसको उलट के लिख देना है। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, आई इसको उलट दो, यूनियन खत्म। इतना ही है। देखो 4 चीज़ है। सबसे पहले बोला फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई कुछ नहीं को छोड़ के, कुछ नहीं को छोड़ के सब कुछ आ गया, इसलिए यूनिवर्सल सेट सब कुछ को छोड़ के, यानी फाई कुछ नहीं। ए यूनियन ए को छोड़ के, यानी देखो ए यूनियन ए को छोड़कर, ए को छोड़कर सब कुछ, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस, देखो ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ के, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए, माइनस सेट ए, मतलब यूनिवर्सल सेट होगा, बस ए सेट ए को छोड़ दो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ के सब कुछ, तो ए को छोड़ के सब कुछ, तो यूनिवर्सल सेट में ए घटा दिए। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए और ए यूनियन है, यानी फिर से ए को जोड़ दो, तो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। उसी तरह ए और ए को छोड़ के सब कुछ का इंटरसेक्शन, तो जब ए को ही छोड़ दिए तो इंटरसेक्शन तो फाई ना होगा, सिंपल है। देखो अब नंबर ऑफ एलिमेंट आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी सेट में कितने होंगे। जैसे मान के चलो सेट ए में और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले हम लिख लिए कि ये पूरा गोला में, देखो बता रहे जैसे इस पूरे गोले में सेट ए का ये गोला है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लिए, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लिए, आ गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन ये वाला तो दोनों में बार बार आ गया ना, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो इसको हम घटा देंगे, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है ए यूनियन बी में वो आ जाएगा। जैसे हम दिखा देते हैं, जैसे 1 इसमें था 1, इसमें था 2 और एक कॉमन है 3, यानी सेट ए में है 1 2 3 और सेट बी में है 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 4 और 5। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया 1 2 3, यानी 3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया 3 3 4 5 है ना, 3 माइनस ये दोनों में कॉमन क्या है, एक 3 ही है, तो 1 घटा दो तो कितना हो गया 3 3 6 में गया 5, इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सही है। 3 3 तो एक बार बार आ रहा है ना, ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5 है, 5 एलिमेंट, तो ये सही है, इस तरह निकलता है। इसी तरह 3 एलिमेंट वाला देखो। अब बस ये लास्ट टॉपिक है, कुछ नहीं, अब सब खत्म हो गया कि अब जब जैसे दो सेट में हमने देखा कैसे लिखना है ए यूनियन बी, तो उसी तरह हम ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। देखो अगर वेन डायग्राम बनाना जान गए हो, वेन डायग्राम बन गया है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं सेट के रिलेटेड में। जैसे 3 सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो जैसे हम ये पूरा गोला लिखे, तो ये पूरा गोला में क्या क्या आ गया, जैसे सेट ए, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिखे तो देखो ये भाग, जैसे ये पूरा एक गोला है तो इसमें देखो ये रीजन भी आ रहा है और ये रीजन भी आ रहा है, तो ये रीजन क्या है, ये जो है ऐसे, ये रीजन क्या है ए और सी क्या कॉमन रीजन, तो वो हमको घटाना होगा। फिर ए और बी का ये रीजन कॉमन आ रहा है ना,
ये हमको घटाना पड़ेगा ए यूनियन बी, ये हमने घटाया। फिर जब हम लिखते हैं एन बी यानी बी का पूरा पार्ट, तो बी का पार्ट में क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है और बी यूनियन सी आ रहा है। तो ए यूनियन बी तो हम घटा चुके हैं और बी यूनियन सी हमने घटा दिया। उसी तरह सी में क्या आ रहा है, ए यूनियन सी आ रहा है, बी यूनियन सी आ रहा है, तो हम ए यूनियन सी बी यूनियन सी घटा चुके हैं। लेकिन इसके घटाने के चक्कर में हम एक चीज़ छोड़ दिए, जब हमने पूरा घटा ही दिया तो ये भाग तो तीनों में कॉमन था कि नहीं, लेकिन ये लिखाया एक भाई बाद में, क्योंकि जब हमने ये घटाया, ये घटाया, ये घटाया, तीनों घटा दिया, पर ये भाग तो तीनों गोला में आ रहा था, तो ये एक बार भी नहीं लिखाया। जब हमने एन ए लिखा और एन ए में ये घटा दिया, ये घटा दिया, तो इतना ही भाग होना बचा। फिर इसमें भी इतना ही भाग बचा, फिर इसमें भी इतना ही भाग बचा, तो ये बीच वाला भाग कहाँ गया। तो इसको लिखने के लिए हमने एक बार ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, एक बार बना के हम खुद देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम निकल जाएगा, क्या फ़ायदा उस तरह। ए और बी का यूनियन हम जब लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी जोड़ते हैं, फिर इसको हम घटा देते हैं, जैसे हम बताए थे अभी। एग्जाम्पल ले ही लेते, चलो फटाक से एक एग्जाम्पल लेते समझाने के लिए। ए बी और सी मान के चलो, ए है बी है, सिर्फ दो दो एलिमेंट ही लेंगे, बहुत दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा लेते तो। सेट ए में 1 और 2 है, सेट बी में 1 और 3 है, और सेट सी में 1 और 5 है। ठीक है, सेट ए में क्या है, 1 है और 2 है। सेट 3 में क्या है, या एक और जोड़ो 1 2 और 5, इसमें जोड़ दो 1 3 और 5, इससे 5 हटा दो, इसमें जोड़ दो 1 6, आगे देखते हैं, रुको, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 5 सेट ए में था, 1 3 5 सेट में था, और 1 6 3 और इस सेट में था। ठीक है, सेट ए में एक चीज़ और जोड़ दो जो कि है 4, और 4 इसमें भी ले आओ, अब बन गया पूरा। ठीक है, अब देखो क्या है, 1 3 5 हम जब लिखे हैं तो फिर यहाँ क्यों लिखे, यहाँ पे एक और डाल दो 7, यहाँ 7 कर दो। अब देखो जब हम बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो देखो यहाँ इस सेट में, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 4 लिखो, फिर जोड़ो। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो यानी 12 एलिमेंट होना चाहिए। अब वेन डायग्राम में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही एलिमेंट आ रहा है। क्यों, इसी कारण से देखो जब हमने लिखा ये सेट ए में एलिमेंट 2 4 5 11, देखो लिखो तब तो पता चलेगा। 2 4 5 1 हम लिख लिए हैं सेट ए का, इसमें यूनियन का मतलब जोड़ना ही ना होता है, यूनियन का मतलब जोड़ना, लिखो प्लस क्या, बी सेट 3 7 1 1 5 3 7, ऐसे याद रखो, 1 3 5 7। ठीक है, प्लस सी सेट 1 3 4 6, 1 3 4 6। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये तीनों में सबसे पहले एक कॉमन आ रहा है ना, तो हमको एक ही बार एक को लिखना है। अब देखो इसमें घटेगा कौन कौन सा, 5 5 ये दोनों में कॉमन है, उसको घटाओ, घटाए ना, जैसे ए यूनियन बी हमने लिखा, तो ए यूनियन बी जो ये है, ए यूनियन बी, इसको घटाओ, तो ए यूनियन बी यानी क्या, 5 और 1 को घटा दो, 5 और 1 को हमने घटा दिया। उसके बाद ए यूनियन सी को घटाओ, ए यूनियन सी 1 और 4 को घटाओ, 1 को घटाया 4 को घटाया। बी यूनियन सी को घटाओ, बी और यू सी में 1 और 3 कॉमन है, 1 को घटाओ और 3 को घटाओ, घटा दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें जोड़ो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तीनों में क्या कॉमन था, 1 को जोड़ दो, देखो कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना,
बस यही था, चलो हो गया। एक छोटा सा और चीज़ बची है जो कि हम कॉपी से ही समझाते तो लिख नहीं पाएंगे अभी। जैसे अगर हमको ऐसा कोई क्वेश्चन देता है कि एक ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, 25 दोनों बोलते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो सेट है, जैसे यहाँ हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला था, दो हुआ, तो हम सबसे पहले हमको ये देखना है कि दोनों बोलने वाला कितना है। जैसे यहाँ हिंदी इंग्लिश बोलने वाला 25 था, तो सबसे पहले हम यहाँ 25 लिख देंगे बीच में इंटरसेक्शन वाले एरिया में। और फिर जैसे बोला कि इसमें 100 स्टूडेंट्स हिंदी जानता था, तो जो हिंदी एच वाला सेट है उसमें हम 100 में पहले ये 25 घटाएंगे, क्योंकि ये 25 तो इस सेट में आ गया था ना। जैसे क्या बोला, हिंदी हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 100, तो ये हिंदी का ये पूरा गोला था, तो ये पूरा गोला में 25 तो पहले से ही आ गया, तो बचा कितना, 75। उसी तरह आप बोला 50 इंग्लिश बोल रहा है, तो ये इंग्लिश का गोला ये है जिसमें 25 पहले ही आ चुका है, तो 25 और, तो इस तरह बनता है। उसी तरह तीसरा देखो, ये सेट है, जैसे यहाँ 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग थे, हिंदी, तमिल और मान के चलो आई है कुछ, आयरलैंड का न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने वाले लोग, तो सबसे पहले हम देखेंगे तीनों पढ़ने वाले लोग कितने थे, तो तीनों पढ़ने वाले लोग 3 गो थे, तो पहले हम बीच में लिखे 3। फिर हम देखेंगे हिंदी और आयरलैंड वाले पढ़ने वाले कितने थे, तो पता चला 9 है, तो 3 में से 9 घटाए, 9 में से 3 घटा 6, तो यह 6 लिख दिए। उसी तरह ये दोनों में कॉमन कितना था, तो 8 था, तो 3 पहले से लिखते थे, 5 लिखे। ये दोनों में कॉमन कितना था, तो 11 था, तो 3 पहले से लिखा हुआ था, 8 और लिख दिए। अब देखना है कि एक एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितना है। जैसे हिंदी पढ़ने वाला कितना था, 25 लोग था, तो हम अभी देख रहे हैं कितना हिंदी में कितना आ गया, पहले से 6 3 9 9 8 17 हो गया है, तो जितना बचा 8 इधर लिखा जाएगा। इसमें 8 5 3 16 10 26 लोग था, तो पहले कितना लिखा था, 8 5 3 16, उसके बाद 10 और जोड़ दिए। इसमें कितना था, आयरलैंड वाला भी 26 लोग था, तो हम पहले कितने लिख सकते थे, 5 3 8, 8 से 14 लिख सकते थे, 12 और लिख दिए। इस तरह लिखेगा। सबसे पहले हमको तीनों या चारों जितना भी रहे सबसे कॉमन पार्ट, चारों के कॉमन पार्ट, तीनों के कॉमन पार्ट सबसे पहले हमको रिप्रेजेंट करना है, फिर उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने जाना है। पहले तीनों में कॉमन पार्ट, फिर दोनों में दो में कॉमन पार्ट, फिर एक में जितना था उसको घटाते घटाते लिखना है हमको। फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला आएंगे तो हम और अच्छा समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।